आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा शो, अब तक देश का कथित इंटॉलरेंस गैंग। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पास चिट्ठी लिखता था, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता था, लेकिन पहली बार सारी सीमाएं लांघते हुए इस गैंग के एक सदस्य ने देश के खिलाफ सबसे बड़ा एजेंडा चल दिया है। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन जफरुल इस्लाम खान इसका नाम है। कह रहे हैं कि जिस दिन मुसलमानों ने अरब देशों से अपने खिलाफ जुल्म की शिकायत कर दी, भारतवर्ष में सैलाब आ जाएगा। तो क्या ये जनाब अरब के नाम पर समूचे हिंदुस्तान को धमका रहे हैं? आपको, मुझको धमका रहे हैं? इस देश का एक तबका पाकिस्तान में प्रताड़ित हिंदुओं को, जैनों को, बौद्धों को, ईसाइयों को, सिखों को विदेशी बताकर भारत की नागरिकता देने का विरोध करता है। तो फिर दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के ये चेयरमैन किस हक से अरब देशों की धौंस दिखा रहे हैं? ये मजहब के नाम पर कौन सी दुकान चला रहे हैं? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। मजहब के नाम पर देश विरोधी एजेंडा क्यों? जिस जिम्मेदारी भरे ओहदे पर बैठकर इस शख्स ने देश के खिलाफ एजेंडा चलाने की कोशिश की है, वो बेहद शर्मनाक है। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन जफरुल इस्लाम खान ने अपने फेसबुक पर लिखा है, जिस दिन मुसलमानों ने अरब देशों से अपने खिलाफ जुल्म की शिकायत कर दी, सैलाब आ जाएगा। इतना ही नहीं, जफरुल इस्लाम खान ने भारतीय मुस्लिमों के साथ खड़े होने के लिए कुवैत को धन्यवाद भी दे दिया। और जिस फेसबुक पोस्ट को लेकर यह धन्यवाद दिया गया है, वो भी फर्जी निकला। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर झूठी खबरें चल रही थी कि कुवैत के मंत्री परिषद ने भारत में मुस्लिमों पर धार्मिक हमले की निंदा की है। ऐसी घटिया, जहरीली और आतंकी सोच वाले व्यक्ति को किसी संवैधानिक पद पर नहीं बैठाया जा सकता। जिस थाली में खाया उसी में छेद करने वाले अंदाज में जफरुल इस्लाम खान ने धमकी देते हुए कहा है, भारतीय मुसलमानों ने तुम्हारे नफरत भरे अभियान, भीड़ के हाथों हत्या और दंगों के बारे में अब तक अरब और मुस्लिम जगत से शिकायत नहीं की है। जिस दिन भारतीय मुस्लिम शिकायत करने के लिए मजबूर हुए, वो दिन कट्टर सोच रखने वालों के लिए बहुत भारी पड़ेगा। जफरुल इस्लाम खान की सोच किस स्तर की है, इसका अंदाजा इस बात से भी लग जाता है कि भगोड़ा जाकिर नाइक इसके लिए हीरो की तरह। इससे पहले भी जफरुल इस्लाम खान ने बंटवारे की सोच दिखाते हुए कहा था, सरकार तबलीग के लोगों से प्लाज्मा तो खुशी खुशी ले रही है, लेकिन क्वारंटीन सेंटरों में इन्हें खूंखार अपराधियों की तरह रखा जा रहा है। सवाल है कि आखिर देश से विदेश तक बदनामी का ये एजेंडा क्यों चलाया जा रहा है? और सवाल तो ये है कि ये जनाब किन लोगों का बचाव कर रहे हैं? जरा देखिए बंगाल के हावड़ा की ये तस्वीर। क्या जफरुल इस्लाम इस भीड़ का बचाव करने मैदान में उतरे हैं? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। बदनामी ब्रिगेड की के मजहबी एजेंडे का विश्लेषण सुनिए। पहले देश में इंटॉलरेंस का ढोल, अब अरब देशों की धौंस। इस्लामिक देशों के नाम पर भारत को धमकाने की कोशिश। जाकिर नायक जैसे भगोड़े की तारीफ करना बेहद शर्मनाक है। मैं बढ़ता हूं आगे। जफरुल इस्लाम को भारत के संविधान ने संवैधानिक पद दिया है। संवैधानिक पद पर बैठकर संविधान का अपमान क्यों किया गया? यानी अरब देशों की धमकी दी जा रही है। भूल गए ये सीरिया टर्की लड़ रहे हैं, ईरान इराक लड़ रहे हैं, स्थिति इतनी खराब है वहां पर, और ये अरब देशों की धमकी दे रहे हैं। यहां पर मेरे साथ बात करने के लिए डॉक्टर संबित पात्रा, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मौजूद है मेरे साथ। इस चर्चा में पाहिर रोहतगी है, जानी मानी अभिनेत्री है, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ शोहेब जमई, मुस्लिम स्कॉलर है, उनका अभिनंदन है। सुबुही खान है मेरे साथ, सामाजिक कार्यकर्ता है, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनका अभिनंदन है। मुजिबुर रहमान है,
उनका भी निधन है, जो कि तबलीगी जमात के प्रवक्ता सदस्य हैं। मेरे साथ प्रवक्ता आईआरएफ के इलियास शराफुद्दीन हैं, उनका स्वागत है। मैं आप तमाम लोगों से इस बहस को ओपन करता हूं। संबित पात्रा, शुरुआत के 50 सेकंड में आपको देता हूं। अरब देशों के नाम पर भारतवर्ष को, हिंदुस्तान को धमकाया जा रहा है, आप सरकार में हैं। पहली बात है कि जहां तक मिस्टर खान का सवाल है, वो एक संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हुए हैं, दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरपर्सन है, और उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने जो चिट्ठी डाली है, वो गैर संवैधानिक है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड हेंस एंटी इंडिया स्टेटमेंट है। ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए है क्योंकि भारत की संवैधानिक प्रणाली, भारत की जुडिशरी पर विश्वास नहीं करते हुए उन्होंने मदद भी मांगी तो अरब देशों से, गैर देशों से मदद मांगी, और वो भी फॉल्स एलिगेशंस के आधार पर। नंबर 2, जाकिर नाइक को हीरो कहा गया। जाकिर नाइक जो कि टेरर परपिट्रेटर है, जिसके विरोध में केस चल रहा है, जिसकी आज पूरे विश्व में जिसके खौफ है, उस जाकिर नाइक को हीरो कहा गया और एक धमकाया गया है भारतवर्ष को कि अभी तो भारत के मुस्लिम जो हैं वो जाके कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं, जिस दिन कंप्लेंट करेंगे उस दिन एक सैलाब आ जाएगा। तो ये भारत के सॉवरेनिटी पर एक तरह से धमकी है। नंबर 3, सबसे बड़ी बात इस विषय को लेकर है कि जी ये एक पाकिस्तान का एजेंडा है। ये आप ध्यान से सुनिए, ये एक पाकिस्तान का एजेंडा है। अरब देशों के साथ जिस प्रकार मोदी जी के कार्यकाल में एक बहुत अच्छा रिलेशन बना है, मोदी जी को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों से भी नवाजा गया है, हाईएस्ट अवार्ड से नवाजा गया है। अरब हमारे बहुत सम्मान करते हैं, हम भी उनका सम्मान करते हैं। तो पाकिस्तान इसमें कहीं पीछे छूटा है। पाकिस्तान की ये कवायद है कि किस प्रकार भारत से ही, भारत के कुछ लोगों द्वारा आईएसआई के माध्यम से अरब में एक असमंजस्य का माहौल पैदा किया जाए। तो जी संबित मैं 10 सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूं। जी, फेक ट्विटर हैंडल बना करके पाकिस्तान के आईएसआई के लोगों ने फेक ट्विटर हैंडल बना करके सऊदी के प्रिंसेस का, उनके मिनिस्ट्रीज का, जिसको कि हमीद मीर जैसे पाकिस्तानी ने भी ट्वीट किया था, रिट्वीट किया था, ये पूरा का पूरा जो है फसाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ हमारे लोग आईएसआई के इस चाल में फंसे हुए हैं और अपने ही देश को बेच रहे हैं। एक को आप देख सकते हैं नीचे किस प्रकार से बेशर्म होकर वो मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है। नहीं, इसकी हंसी को सुनो जरा, आप इसकी हंसी को सुनो जरा। इलियास क्या हो गया है आपको? आवश्यकता है, ये डिबेट है क्या? आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताइए आप। प्रॉब्लम मेरे को यह है कि संबित का गुरु अमित शाह, देश के गृह मंत्री, तड़ीपार कहते हैं मुसलमान औरतों को करंट मार दो। अमित शाह के गुरु मोदी 1975 में भगोड़े की तरह भाग रहे थे सीआईडी से। अमित शाह के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी के। इलियास आपकी एक सेकंड अमीश भाई जी, संबित बोलिए। अमीश भाई मैं आपसे और तमाम न्यूज चैनल वालों से एक सवाल आज पूछता हूं, मुझे 10 सेकंड दीजिए। इलियास शराफुद्दीन जी, आपके बारे में, व्यक्तिगत रूप से आपके बारे में और न जाने कितने पत्रकारों के बारे में कहा कि गला काट दिया जाएगा, और जिस प्रकार की भाषा का इसने मतलब मैं कह नहीं सकता हूं, पढ़ा लिखा हूं, वो भाषा का प्रयोग नहीं बिल्कुल आपने सही कहा। इस व्यक्ति को आप बुलाते हैं और वो देश के बिल्कुल देता है, क्योंकि बुलाया क्यों है? पीसीआर तस्वीर दिखाई, बुलाया क्यों है? मैं तस्वीर भी दिखा रहा हूं। बुलाया क्यों है? उसने बुला रहा हूं क्योंकि ये जाकिर नायक के साथ है। ये व्यक्ति जाकिर नायक के साथ है और जाकिर नायक की वकालत करता है। इलियास, आपको मुस्कुराना क्यों आ रहा था? जब भी हिंदुस्तान की कोई बदनाम करने की कोशिश करता है, आप मुस्कुराते हैं? नहीं, संगी लोग हिंदुस्तान को अंगार लगा रहे बोल के गुस्से से मुस्कुरा रहा हूं मैं। रावण ना संगी नहीं, ये तुम्हारे जैसे दंगाई है। रावण की औलादे देश को बर्बाद करे आरएसएस बीजेपी वाले। आज अरब के प्रिंसेस ठहर गए, आज यूनाइटेड नेशंस हमारे खिलाफ ठहर गया, आज अमेरिका का। नहीं, एक सेकंड, आपको बात सुनो, देखिए एक सेकंड बात सुनो। ये क्या भाषा है? इलियास शराफुद्दीन, इनका ऑडियो डाउन करो, इस व्यक्ति का ऑडियो डाउन करो। इलियास शराफुद्दीन, तुम्हें तमीज नहीं है? कैसे बात होती है? तुम पत्रकारों को कहते हो, बदतमीजी करते हो, उनके गला काटने की बात करते हो। तुमने निजी तौर पर बोला मेरे को कि मैं अमीश देवगन को छोड़ूंगा नहीं। बताओ क्या करो? इसका ऑडियो आउट करो, को भगाओ, गेट आउट, डिबेट से भाग तू, बदतमीज आदमी, भगाओ इस आदमी को। यह आदमी बहस में दिखना नहीं चाहिए। आप अमीश भाई निहायत ही बदतमीज है आदमी। अमीश भाई देखिए, और कहता कीप काम एक्सेप्ट इस्लाम। अमीश भाई सुनो, बदतमीज आदमी। अमीश भाई आप सोचिए, ये लोग जाके हमारे विरोध में कंप्लेंट कर रहे हैं कि हम इनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। आप सोचिए जिस प्रकार ये गुंडे अत्याचार। नहीं अमीश भाई, ये गुंडे हैं टीवी के। नहीं, ये है गुंडे टीवी के।
आप शांत रहिए, हम सबको शांत रह के धैर्यपूर्वक काम लेना है, इन लोगों को एक्सपोज भी करना है और देश देख रही है, ये कोई छोटा प्लेटफॉर्म नहीं है, करोड़ों लोग हमें सुन रहे हैं, ये हमारे विरोध में कुवैत में कंप्लेन करते हैं। आपने व्यवहार देखा, भारत की जनता से मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, आपने एक ऐसे व्यक्ति का व्यवहार देखा जो हर दिन टीवी पे शाम को आके देश के विरोध में, देश के होम मिनिस्टर को गाली दी इन्होंने, प्रधानमंत्री के विरोध में कहा, भला बुरा इन्होंने अभी शो के एंकर को कहा, उसके बाद ये कंप्लेंट कर रहे हैं कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। मतलब ये क्या चाहते हैं? ये हमारी हत्या करना चाहते हैं? ये कैसा अत्याचार हो रहा है? शांति से बात नहीं कर पाते हैं, पत्थर मार रहे हैं, थूक रहे हैं, मलमूत्र त्याग कर रहे हैं, नर्सों के कपड़े फाड़ रहे हैं, यहां बदतमीजी कर रहे हैं, फिर जाके कंप्लेंट कर रहे हैं, चोरी ऊपर से सीना जोरी। ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म मत दिया करे, ऐसे लोगों को बुला करके इस्लाम भी बदनाम होता है और एक पूरे मुस्लिम कौम के लिए जनरलाइज हो जाता है विषय। कुछ लोग विलियन है जिसके लिए पूरा का पूरा कौम सही कहा जनरल तरीके से बदनाम होता है। सही कहा आपने कि ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिलना चाहिए, लेकिन आज इस व्यक्ति को बुलाने का एक बड़ा कारण था, क्योंकि ये जाकिर नायक के साथ जुड़ा हुआ है और जाकिर नायक की वकालत करता है, और जो कुवैत को भारत की शिकायत करने की कोशिश हुई उस विषय में ये अपनी राय रख रहा था। मेरे साथ मुजीबुर रहमान है। मुजीबुर रहमान, भारत का संविधान तमाम अधिकार देता है, फिर काहे जनाब को चिट्ठी लिखनी पड़ गई कुवैत को? और शुक्रिया करा कुवैत का, इलाज यहां हो रहा है, खाएंगे हिंदुस्तान का, गाएंगे कुवैत का। देखो मैं बता दूं, हिंदुस्तान किसी के बाप का तो है नहीं, जो हिंदुस्तान हमारा है, अपना खाते हैं हिंदुस्तान में भी, ठीक है? अपना क्या खाते हो? ना ना, ये बाप से मतलब क्या है? ना ना, मुझे भाई आराम से पूछ रहा हूं मैं आपसे, बताइए, ये आपने बोला हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, बाप से आपका तात्पर्य क्या है? नहीं, बाप से आपका तात्पर्य क्या है? हम अपना खाते हैं, मतलब उससे तात्पर्य क्या है, बताइए? अगर हम हिंदुस्तान में खाते हैं तो आपका नहीं खाते, हिंदुस्तान हमारा है, हम अपना खाते हैं, ठीक है? पहली चीज यहाँ आई। दूसरी बात रही, मैंने उनकी चिट्ठी नहीं पढ़ी, आपने मुझे बता रहा है कि उनको चिट्ठी पढ़ी, उन्होंने लिखा। ऐसी बहुत सारी चिट्ठियां जगह जगह देश में जाती हैं, यूएन को जाती है, यूएनएचसीआर को जाती है, इंटरनेशनल कोर्ट को जाती है और कंट्रीज को जाती है मदद के लिए। उसमें क्या पर्सपेक्टिव है उनका, उनको बुला करके पूछिए। मैं बताता हूं, अभी संविधान की बात कर रहे थे हम यहाँ पे कि संविधान ने अधिकार दिए हैं, तो संविधान ने ही अधिकार दिए हैं हमें अपनी जो है विरोध करने का, विरोध प्रदर्शन करने का, चाहे वो सरकार के खिलाफ हो, सरकार के नीतियों के खिलाफ हो। एक सेकंड, मुझे रहमान, आराम से एक तो अधिकार को दबा एक तो आप लोगों के साथ प्रॉब्लम है कि आप सवाल नहीं सुनना चाहते, आराम से ऑडियो राउंड करिए इनका। मुजीब जी, मैं बहुत आराम से आपसे सवाल पूछ रहा हूं। सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, अगर अरब देशों से शिकायत करी तो भारत में सैलाब आ जाएगा, इसका मतलब क्या है? नहीं, मैं कह रहा हूं मुझे नहीं मालूम कौन सा सैलाब आएगा, ना मैं एक्सपेक्ट कर रहा कि कोई सैलाब ऐसा आएगा शिकायत करने पे। और आप जाकर के उसी से पूछिए ये बात, जिसने ये बात कही है, उसने क्यों कही कि सैलाब आएगा, कौन सा सैलाब आएगा, क्या होगा, ये आप उसका पर्सपेक्टिव उसी आदमी से आप कहते हैं जफरुल इस्लाम ने गलत काम किया है, शर्मिंदा करने वाला काम किया है देश को, भारतीय नागरिक होने के नाते? नहीं, मुझे नहीं मालूम उसे शर्मिंदा होने का काम किया है, क्या किया है। आपकी राय क्या है? मैंने बताया आपको, मैंने चिट्ठी नहीं पढ़ी, वो उन्होंने बिना पढ़े आ गया। चिट्ठी लिखी है, उन्होंने क्यों चिट्ठी लिखी है, किसको लिखी है, किस मकसद से लिखी है, उसमें क्या लिखा है, आप जो बता रहे हैं उसको नहीं मान सकता ना। चलिए मैं बता देता हूं उस चिट्ठी में क्या लिखा है। अगर हमने इस्लामिक देशों से शिकायत कर दी, गल्फ कंट्री से शिकायत कर दी, भारत में मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, भारत में सैलाब आ जाएगा, बताइए सही लिखा है ये? नहीं, मैं बिल्कुल मानता हूं कि उनको ऐसा नहीं लिखना चाहिए था कि गल्फ कंट्री से शिकायत कर दी, बल्कि उनको अगर शिकायत करनी है तो यूएन है, उसके लिए एक बॉडी है। हाँ, यूएन करे, वेरी गुड। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, वहां जाएं, जो सिस्टम है उसमें उसको फॉलो करना चाहिए। अपने देश की शिकायत यूएन करेंगे, अपने परिवार में किसी से शिकायत होती है तो क्या बाहर वालों से शिकायत करते हैं? यूनाइटेड नेशन को मेमोरेंडम दें, बहुत बढ़िया, डोजियर बनाकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को दें, जो प्रोसीजर। अपनी संस्थाओं पे कोई भरोसा नहीं है आप लोगों को। और अभी आप थोड़ी देर पहले सुबुई खान, ये लोग कह रहे थे कि ये देश किसी के बाप का नहीं है, हम अपना खाते हैं, आप इसका मतलब क्या समझी? और ये कह रहे हैं यूएन में शिकायत करनी चाहिए, इनकी शिकायत क्या करनी चाहिए फिर? यूएन क्या चीज है? यूएन में आप शिकायत नहीं करते? यूएन में आपने शिकायत नहीं करी? अरे आप और मैं क्या है, मैं और आप एक ही देश में रहते हैं, आप संविधान से ऊपर जा रहे हैं। मैं और आप भारतीय भाई, इंटरनेशनल कन्वेंशन के तहत यूएन बना है, आप उसको फॉलो नहीं करना चाहते। असल में आप वो लोग हैं जो संविधान को फॉलो नहीं करते। सुन लीजिए, हो गया, दूसरों का भी सुन लीजिए। आप चुप रहिए जरा। अमित जी ऐसे चिल्लाते रहेंगे तो कैसे होगा? सुबुई बोलिए। जी,
अमीश, कुछ कहावतें हम लोग बहुत टाइम से सुनते आते थे। आस्तीन का सांप होना, जिस थाली में खाना उसी में छेद करना, चोरी और सीना जोरी, ये सारी कहावतें हम चरितार्थ होते हुए पिछले कुछ समय से अपने देश में देख रहे हैं। ये सारी एंटी नेशनल फोर्सेस एक एक करके हम लोगों के सामने एक्सपोज हो रही हैं, तो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मैं समझती हूँ। ये जो जफर उल इस्लाम ने जो चिट्ठी लिखी है अपने अब्बाओं को, अपने आकाओं को, अब्बाओं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक नहीं है, बहुत सारे हैं, उस चिट्ठी में जो इन्होंने अपने नेशनल हीरोज कोट करे हैं, उससे इनका एजेंडा साफ पता चल रहा है। एक तो इन्होंने जाकिर नायक को हीरो बताया, जो कि बहुत सारी मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज में भी बैंड है जहर उगलने की वजह से। आतंकवादी पकड़े जाते हैं तो अपनी स्टेटमेंट में बोलते हैं कि हम जाकिर नायक की वीडियो सुन के प्रोवोक हो गए थे, मोटिवेट हो गए थे। वो तो उनके हीरो हैं। एक चीज हम मिस ना करें अमीश, बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक उन्होंने नाम मेंशन किया शाह वली उल्लाह देलवी का। हम ये ना भूलें, ये वही देलवी हैं जब मुगल एम्पायर के जब पैर उखड़ रहे थे इस देश में, तो मराठाओं के खिलाफ लड़ने के लिए, देश पे आक्रमण करने के लिए अहमद शाह अब्दाली को शाह वली उल्लाह देलवी ने चिट्ठी लिख के बुलाया था इस देश पे आक्रमण करने के लिए। और तभी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, जिसके अंदर मराठाओं को डिफीट किया था इन लोगों ने। तो ये गद्दारी देश ये लोग आज से नहीं करते हैं, बहुत सालों से करते चले आ रहे हैं। ये जफरुल इस्लाम वही काम कर रहे हैं, विदेशियों को चिट्ठी लिखकर अपने देश के खिलाफ उकसा रहे हैं और अपने देश को एक सैलाब आने की, एक तबाही होने की धमकी दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा ट्रीजन है, ये बहुत बड़ा देशद्रोह है। लेकिन एक पॉजिटिव बात भी मैं अमीश आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहती हूँ कि इन लोगों के ये नापाक मंसूबे तब तक कामयाब नहीं होंगे जब तक इनके जैसे गद्दारों के सामने देशभक्त मुसलमान खड़े हैं। उसी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठाओं की तरफ से इब्राहिम खान गार्दी मराठाओं के जनरल थे, जो कि उन लोग विदेशी आक्रांताओं से लड़े हैं मराठाओं की तरफ से। तो जब जब शाह वली देहलवी के सामने इब्राहिम गार्दी खड़े रहेंगे, इस देश का ये लोग गल बांका नहीं कर सकते हैं। बताइए मुजीबुर रहमान। हाँ, आप मुझे अब बता दीजिए, मैं इनको जवाब दे देता हूं। मैं यहाँ पे जाकिर नायक को डिफेंड करने के लिए नहीं बैठा हूं, ना मैं करूंगा, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि जाकिर नायक उन्होंने कहा कि जहर उगलते हैं, एक स्टेटमेंट बताएं जाकिर नायक का जिसमें उसने जहर उगला हो। कम ऑन। उनको मलेशिया में क्यों बैन किया हुआ है? नहीं, आप एक स्टेटमेंट सुनाए, यहाँ पर एक स्टेटमेंट सुनाए। मलेशिया में बैन नहीं है, मलेशिया में रह रहे हो अभी। उनको बैन क्यों किया हुआ है? आप एक स्टेटमेंट बताइए जहाँ पे उन्होंने जहर उगला हो। लोगों में अलगाववाद और कट्टरवाद को बढ़ावा देंगे। एक स्टेटमेंट बताइए, हम इसको दीजिए, वो टीवी पे चलाएंगे अपने। एक स्टेटमेंट ऐसा बताइए जहाँ वो जहर उगल रहे हो। अगर कुछ नहीं है आपके पास, कुछ नहीं है, खाली है आप मैडम, खाली है आप, आपके पास नहीं है कुछ भी, आपसे कह रही है आपके पास कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास है दीजिए चलाने के लिए टेलीविजन पे। जाकिर नायक का एक स्टेटमेंट दीजिए चलाने के लिए जहर उगलने वाला। जो आतंकवादी पकड़े जाने के बाद उनको आप स्टेटमेंट दीजिए जहर उगलने वाला। अभी आपने कहा कि जाकिर नायक जहर उगलता है, आप एक स्टेटमेंट दीजिए, टीवी पे चलेगा। कल से मैं भी गालियां दूंगा जाकिर नायक को आपके टीवी पे बैठ के। एक स्टेटमेंट दीजिए, एक स्टेटमेंट दीजिए, अरे एक स्टेटमेंट दीजिए ना, चलाने वाला जहर उगलने वाला जाकिर नायक का। कुछ नहीं है आपके पास, आपके पास जुबान चला सकती है, उसके अलावा कुछ नहीं है। स्टेटमेंट आपके पास फैक्ट नहीं है, फैक्ट से बहुत दूर है, सच्चाई से बहुत दूर है आपके पास। कहीं सुनी बातों में आप वो लोग हैं जो कहीं सुनी बातों में रहने वाले लोग हैं। आपका अपना कोई स्टैंड नहीं है, अगर उनके आइडल देशद्रोह करने वाले लोग हैं, आप एक स्टेटमेंट दीजिए ना, आप एक स्टेटमेंट दीजिए जाकिर नायक का बोल रहा हो, बात खत्म हो गई। आपको मैडम यहाँ बैठी भी है, आप अच्छी हो जाइए, आपको बताता हूँ मैं, थोड़ी नॉलेज गैदर करो। आपको मैं भारत सरकार ने इंटरपोल से वो किया था कि इनके लिए रेड नोटिस इशू किया जाए, वो रेड नोटिस को इशू किया गया तो खारिज कर दिया भारत सरकार की रिक्वेस्ट है। जाकिर नायक के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है आपके पास। जी जी जी, सरकार आज तक कोई एविडेंस नहीं दे पाई है, मालूम है आपको ये बात? बैठे हुए हैं यहाँ पर पात्रा जी, बताएंगे आपको थोड़ी नॉलेज। पात्रा जी तो बहुत कुछ बताएंगे। एक सेकंड, संबित, ये तो यूएन में शिकायत की बात करने हैं। मेरे साथ शोहेब जवाई भी जुड़ गए हैं, जाने माने जवाब दे दूं इनका, इस्लामिक स्कॉलर है, रिसर्च फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ये कोई मौलाना नहीं है। शोहेब, मैं आपके पास आता हूं, जो कि मैं जरा इन्होंने जी संबित, मैं बिल्कुल आपको मौका दूंगा, लेकिन शोएब जमाई भी काफी देर से जुड़े हुए हैं, उनसे भी 30 सेकंड पहला मैं ओपनिंग रिमार्क ले लूं। पायल रोहतगी भी मेरे साथ बनी हुई है, जानी मानी अभिनेत्री बॉलीवुड की। शोहेब, जो कुछ लिखा गया जफरुल इस्लाम ने और कहा गया कि भारत में सैलाब आ जाएगा जो भारत के मुसलमानों के साथ हो रहा है, अगर अरब देशों तक ये बात गई
सहमत है आप उस बात से, उस कथन से? मैं तो अपने देश के साथ खड़ा हूं, अपने राष्ट्र के साथ खड़ा हूं और मैं किसी के लिए यहां प्रवक्ता बन के नहीं आया हूं, बल्कि मेरा मजहब मुझे हुब्बुल वतनी सिखाता है, अपने वतन से प्यार करना सिखाता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ये मेरा बहुत क्लियर कट स्टेटमेंट, इसमें कोई इफ नो बट नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको इस बात को ध्यान में रखने के पड़ेगा कि इस देश में अल्पसंख्यकों के साथ कहीं ना कहीं भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन बढ़ रहा है, जिसके बारे में हमें आंतरिक रूप से चिंता करने की जरूरत है। अगर इस पर सवाल भारतीय जनता पार्टी से उठते हैं कि आपके विधायक महोदय क्यों कहते हैं कि भाई मुसलमान सब्जी और फल वालों से मत खरीदिए, और आपके विधायक खुद ब खुद मुसलमानों को मारने की बात करते हैं, इरफान खान की डेथ हो जाती है तो बहुत सोशल मीडिया में चलता है कि एक जिहादी की मौत हो गई, अच्छा हुआ। तो इस तरह की ना गलत कह रहे हैं आप। ना देखिए शोएब मैं आपको सुन रहा हूं। शोएब एक सेकेंड, आपने बोला देखिए कल हमने बीजेपी के विधायक पर डिबेट करी थी, जेपी नड्डा ने उस पर कार्रवाई कर दी। जहां तक आप इरफान खान की बात कर रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं वो आदमी कहता था कि बलि नहीं देनी चाहिए और वो आज मर गया और रमजान के महीने में मर गया, उसको सजा दी खुदा ने। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं। मैंने तो देखा देश के अमूमन लोगों ने, गणमान्य लोगों ने, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबने बोला इरफान खान अच्छा अभिनेता था, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन आपने इरफान खान का भी धर्म खोज दिया। अरे जो लोग ये कहते हैं कि वो कहता था बलि नहीं देनी चाहिए और उसको रमजान के महीने में अल्लाह ने उसको सजा दी, वो भी गलत है। भाई मैंने देखा सोशल मीडिया में कई लोगों ने लिखा था। अरे भाई सुन तो लीजिए ना भाई, यही प्रॉब्लम है आपकी। इरफान खान साहब के लिए मैं दुआएं कर रहा हूं और मेरा जो है पर्सनली तौर पर मुझे बहुत दुख हुआ है उनके जाने का, मेरे लिए बहुत बड़ी दुख की बात है। लेकिन मैं ये उठा रहा हूं कि सोशल मीडिया में ये चल पड़ा है कि एक जिहादी कम हो गया। ये कौन बीजेपी आईटी सेल के लोग कर रहे हैं? ये कौन लोग? देखिए आप जिम्मेदार आदमी हैं शोएब जमाई, इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बात ना कहें। आपने बीजेपी आईटी सेल का नाम ले दिया। बीजेपी रूलिंग पार्टी है, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बीजेपी प्रेसिडेंट जगत प्रकाश नड्डा, संबित पात्रा बीजेपी के प्रवक्ता और भी लोग, कई मंत्री, स्मृति ईरानी, मुख्तार अब्बास नकवी, सबने ट्वीट करा है। संबित पात्रा से सवाल उठाता हूं कि प्रकाश जावड़ेकर, संबित पात्रा सांप्रदायिकरण कर रहे थे। अभी आप कह रहे थे कि मैं जो देश के खिलाफ विरोध एजेंडा चलाता है मैं उसके साथ नहीं खड़ा, लेकिन इफ एंड बट आपने लगा दिया पीछे से। सुनिए मैं जवाब दूंगा। मैं तो संबित पात्रा जी से ये शांत हो जाएं तब मैं जवाब दूंगा। ये राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं, सरकार के प्रवक्ता हैं, या फिर यहाँ से ये क्यों सांप्रदायिकता कर रहे हैं? अब इनसे पूछिए कि पालघर की घटना को सांप्रदायिक रंग क्यों दे रहे थे? इनसे पूछिए कि बुलंदशहर की अमीश भाई अब मैं बात कर लूं जरा। बोलिए संबित, बोलिए। फाइल रोहतगी मैं आपके पास आ रहा हूँ, संबित बोलिए। देखिए एक तो दो तीन दिन के अंदर इनके अगर ये शांत होंगे, ये अगर शांत होंगे शोएब जमाई बात करूंगा। मेरी बहस पे ऐसा नहीं होता, आपने अपनी बात को रख लिया, अब आप सुनिए दूसरे को। 30 सेकंड देखिए तो इनको हम डिफेमेशन का नोटिस सर्व करेंगे। इन्होंने कहा कि इरफान खान को भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने जिहादी कहा है। आप देखिएगा कल इनको एक डिफेमेशन नोटिस जरूर जाएगा। यहाँ दूसरा प्रवक्ता बैठा हुआ है जो कह रहे थे जाकिर नाइक के खिलाफ। एक बात तो बता दो, क्या कहा है जाकिर नाइक ने? जाकिर नाइक ने ओसामा बिन लादेन के पक्ष में खड़े होकर बयान दिया है। जाकिर नाइक ने कहा, मैं एक सेकंड, मैं बीच में नहीं बोला था, शांति से सुनिए सर। आप मैं अमीश भाई प्लीज मैं बोल आपको एक मिनट शांति से मैं बोल लूं और जब हम ये बहस कर रहे हैं पायल रोहतगी रो रही है। एक सेकंड देखिए शोएब भाई, मुझे लगता है इमोशंस की कदर तो करनी चाहिए। पायल रोहतगी रो रही है जब हम ये बहस कर रहे हैं। नहीं मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। अमीश भाई ये धमका के डिबेट नहीं हो सकता है, ये मुझे बोलने नहीं देंगे, इस प्रकार की बात है। शोएब इनकी आवाज को कम कर दीजिए। शोएब अपने वक्त पे इनकी आवाज को कम करिए। हम इनको आप लगातार बीच में, एक सेकेंड आपने बीजेपी से सवाल पूछा, जवाब दे रहे ना, 10 सेकंड रुकिए, बोलिए संबित। एक करके बोले, दोनों की बात जाएगी, गेस्ट कम है। शांति से। एक तो इनको डिफेमेशन नोटिस जाएगा। इन्होंने कहा बीजेपी ने इरफान खान को जिहादी कहा है।
नंबर 2, दूसरे वाले प्रवक्ता बैठे हैं, वो कह रहे थे जाकिर नाइक ने क्या गलती की है। जाकिर नाइक ओसामा बिन लादेन के पक्ष में खड़े थे। उन्होंने कहा था कि ओसामा बिन लादेन आतंकवादी नहीं है। जाकिर नाइक ने कहा था कि अपने आप को बम बांध के उड़ा देना ये कोई गलत काम नहीं है, सुसाइड बॉम्बिंग करना गलत बात नहीं है। जाकिर नाइक ने कहा था कि महिलाओं को अगर महिलाएं अच्छा काम पायल रो रही हैं। एक सेकंड, मैं एक सेकंड आपको रोकना चाह रहा हूं। पायल रोहतगी की आंखों में आंसू है, मैं नहीं देख पा रहा वो। पायल, यू आर गेटिंग इमोशनल। देश के खिलाफ भी बोला जा रहा है और हमारे चहेते एक्टर को जिस शब्द के साथ बुला गया वो मैं लेना भी नहीं चाहता। ही इज नो मोर। सॉरी, आई डिडंट वांट टू गेट इनटू दिस जोन, मगर मुझे बहुत बुरा लगता है जब लोग इतनी गंदी पॉलिटिक्स करते हैं। इरफान खान वाज अ गुड इंडियन, ही वाज अ गुड इंडियन मुस्लिम। अगर उन्होंने अपने विचार रखे ओवर बली, दैट वाज हिज ओन पर्सनल विचार जो सबको रखने का हक है, मगर उसकी मौत के ऊपर भी पॉलिटिक्स करना बहुत शर्मनाक बात है। रिगार्डिंग सम मौलवीज जो यहाँ पर कह रहे हैं कि वो कंप्लेन करेंगे टू यूएन, ये मौलवीज डिपिक्ट करते हैं सरदार पटेल का वो स्पीच जो डोंट क्राई, आप रोइए मत। नहीं, आई एम जस्ट फीलिंग बैड। आई फील बैड कि लोग इतने पेटी कैसे हो सकते हैं। देखिए, जब ये मौलवी ने यहाँ पे आपके शो में बोला कि वो कंप्लेन करेंगे टू यूएन, ऐसे ही मौलवी लोगों ने वोट किया था वो पाकिस्तान, ये सरदार पटेल ने कहा, और ये लोग भारत में रह गए। तो ये लोग जिन्होंने पाकिस्तान के लिए वोट किया था वो जब भारत में रह गए तो इनकी लॉयल्टी को क्वेश्चन किया जा सकता है, मगर इसके बावजूद इनको एक्सेप्ट किया गया है। इनकी पॉपुलेशन बड़ी है मगर ये लोग फिर भी हमको डाउट करते हैं। ये लोग लेटर लिखते हैं और लेटर में धमकी देते हैं कि ये लोग अरब और मुस्लिम कंट्रीज से सपोर्ट लेंगे इंडियंस के खिलाफ, क्योंकि इंडिया के अंदर हेट कैंपेन चल रही है। आप बताइए, थोड़े महीने पहले इन्होंने सीएए के नाम पे इतना दंगा किया, दिल्ली में रायट्स हुए, जामिया मिलिया के स्टूडेंट्स इन्वॉल्व थे, जेएनयू के स्टूडेंट्स इन्वॉल्व थे, मगर सबको कौन ब्रेन वॉश कर रहा है? सीएए का भारतीय मुसलमानों से कुछ लेना देना नहीं था। तो हेट कैंपेन कौन चलाता है? कौन ये सब गंदी राजनीति करता है? मैंने किसी बीजेपी नेता का नाम नहीं लिया। आपने बोला बीजेपी आईटी सेल, आपने तो बीजेपी नेता का नाम नहीं लिया, आपने तो पूरी बीजेपी का नाम लिया। आपने तो पूरी बीजेपी का नाम लिया कि बीजेपी आईटी सेल ने ये करा। हमने कहा कि ट्विटर और फेसबुक पे ये चल रहा है ना, ठीक है, जो भी आपने कहा वो आप और बीजेपी जाने। ठीक है, एक सेकंड, मेरी आशंका है, हमने कहा कि मेरी आशंका है कि ठीक है, क्लैरिफाई कर रहे हैं। संबित, एक सेकंड, चल रही है, फेसबुक पे चल रही है, कई मैसेजेस में दिखा सकता हूं। धीरे धीरे ऊंट पहाड़ के नीचे आ रहा है, अभी भी पहाड़ के नीचे पूरा नहीं आया है, बहुत धीरे चल रहा है ये ऊंट पूरा एक्सपोज हो गया है। शोएब भाई, क्या आप अपने शब्दों को वापस लेना चाहते हैं? जो शब्द आपने बीजेपी आईटी सेल के लिए बोले, इरफान खान के लिए बोले, पायल उसी वजह से रोई? नहीं भाई, देखिए, पहली बात तो मैंने आपसे कहा कि मैं अपने देश के साथ खड़ा हूं, जो देश के गद्दार हैं उनके साथ नहीं खड़ा हूं। दूसरी बात, मैंने कहा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले फेसबुक पे कई सारे ऐसे पोस्ट दिखे जो बीजेपी का कौन था, बीजेपी का कौन सा नेता था, बीजेपी आईटी सेल का कौन सा नेता था, वो नाम लीजिए आप। मैं अभी जिस मोबाइल का ट्विटर पर मेरे पास बीजेपी आईटी सेल के एक कन्वीनर का पोस्ट आया। वो कह रहा है कि शोएब जमई प्रूव करे कि बीजेपी आईटी सेल ने ऐसा करा है। भाई मैं आपको जो है वो सारे पोस्ट भेज देता हूं जो अभी हमने फेसबुक पे और ट्विटर पे देखे, जिसको इरफान खान के खिलाफ कहा गया। बीजेपी नहीं देखे होंगे आपने देखे होंगे, मैंने भी कई सारे पोस्ट देखे कई सारे नामों से, लेकिन बीजेपी आईटी सेल का कौन था उसमें? बीजेपी का कौन सा नेता था, कौन सा प्रवक्ता था, कौन सा नेता था, कौन सा मंत्री था, कौन सा ऑफिस बीरर था? स्टेट का, देश का, प्रदेश का, मोहल्ले का कोई था तो बताइए। मैं तो किसी का नाम ही नहीं रहा हूं, बल्कि मैं कह रहा हूं कि आपने बीजेपी आईटी सेल का नाम लिया, ऊपर जो है सांप्रदायिक जो रंग देने की कोशिश की, उसके लिए नोटिस नहीं सर्व किया जाएगा उनको। संबित पात्रा ने जो हिंदुओं को भड़का रहे थे, आप ही के चैनल पे न्यूज 18 पे भड़का रहे थे कि हिंदुओं तैयार रहो कटने के लिए, वरना ये ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए। नहीं, देखिए, संबित पात्रा ने मेरे चैनल पे नहीं बोला, पालधर में जो हुआ उसके बाद हिंदू कटने को तैयार रहे, ऐसा नहीं हमारे चैनल पे बोला।
आप इनकी आवाज को कम करिए। अमित जी एक ही आदमी बोलते रहेंगे क्या? ये झूठी बातें यहाँ पर क्या बोल रहे हैं ये? हम क्यों सुन रहे हैं इनको बैठ के? क्यों सुन रहे हैं हम इनको? इस आदमी को हम क्यों सुन रहे हैं झूठी बातें? अमित भाई आप इनकी आवाज को कम करिए। जी एक सेकंड कहां से उठा के लाते हैं ऐसे लोग? एक सेकंड शोएब एक सेकंड। आपने कई बातों को बोला, लेकिन एक सवाल का जवाब दे दीजिए। जफरुल इस्लाम ने गंदी सोच दिखाई, घातक सोच दिखाई, शर्मिंदा है जफरुल इस्लाम की सोच पर शोएब जमाई? यस और नो? भाई हमारी जो समस्याएं हैं वो हम आंतरिक तौर पर सॉल्व कर लेंगे और हम प्रधानमंत्री मोदी जी से और सरकार से बिल्कुल आपने सही कहा कि आंतरिक तौर पर हम कर लेंगे, लेकिन जफरुल इस्लाम की सोच पर आप शर्मिंदा हैं जो उन्होंने करा एज अ भारतीय? मैं शर्मिंदा हूं जो उन्होंने करा एज अ भारतीय। भाई आप शर्मिंदा हैं? आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से बुला के पूछ लीजिए। अरे आपकी राय क्या है? आप देश के नहीं है, आप भी तो हिंदुस्तानी है ना आप? मैंने कहा कि जो देश के खिलाफ बोलेगा मैं उसके साथ नहीं हूं, लेकिन उन्होंने जो मुद्दे रखे हैं वो कहीं ना कहीं कुछ शर्मिंदा है कि नहीं है? डॉक्टर पात्रा, दो चीजें बड़ी अहम है। पहला, जो दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन ने एक थैंकिंग लेटर लिखने का प्रयास किया और लिखा। दूसरा, जमातियों के नाम पर कुछ लोग अपनी दुकान को आगे बढ़ा रहे हैं। जो गलत करेगा उसमें कार्रवाई होगी। अगर निहंक ने गलत करा तो उसके खिलाफ कार्रवाई हुई ना। देखिए दो बातें मैं कह लूं। पहली बात तो है जहां तक मिस्टर खान का सवाल है, जो दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरपर्सन है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए व्यक्ति है और उनको अरविंद केजरीवाल जी ने पॉलिटिकल अपॉइंटी बनाया है। तो स्वाभाविक रूप से आज दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी को तत्क्षणात इस पे जवाब देना चाहिए और सैक करना चाहिए, हटाना चाहिए मिस्टर खान को उस पद से। अगर जैसे सभी मानते हैं कि गद्दारी की है मिस्टर खान ने, तो ये गद्दारी का जवाब उनको पोजीशन से सैक करके ही होगा, नंबर एक। नंबर दो, अभी मैं सुन रहा था जो जमात की यहां प्रवक्ता बैठे हैं, उन्होंने कहा कि हम यूनाइटेड नेशन जा सकते हैं, हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जा सकते हैं, हम डोसियर भी दे सकते हैं हिंदुस्तान के खिलाफ, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। बिल्कुल गलत। आप संविधान पढ़िए। आपको देश में किसी प्रकार की एट्रॉसिटी लगती है, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, उससे पहले आप हाई कोर्ट जाइए, उससे पहले निचली अदालत जाइए। देखिए डोजियर कौन देता है? आप सबने सुना होगा हिंदुस्तान के खिलाफ डोजियर देने का काम पाकिस्तान करता है, और आज यहां जमात के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि हम हिंदुस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र में डोजियर देंगे। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। ये तो इनकी ज्ञान है संविधान को लेकर। इसी को कहते हैं जिस थाली में खाना। सोहेब जमाई कुछ कह रहे संविधान कहा था ये क्या कह रहे हैं? बाय द वे सोहेब जमाई के खिलाफ कल डिफेमेशन नोटिस सर्व होगा। हमारा वकील काम कर रहा है, अभी ब्रेक में बात हो गई है। सोहेब जमाई जी आप तैयार रहना। आपने जो कहा है बीजेपी ने इरफान खान को जिहादी कहा है, आप इसके लिए तैयार रहना। अभी इनको कटने के तैयार हो, और जो भड़का रहे थे आप, और मुरादाबाद की समय है, माफी मांग लोगे तो तैयार रहना। अभी भी आप माफी मांग सकते हो। मुरादाबाद की घटना पर भी आप तैयार रहना, जो आपने झूठ फैलाया उस पर भी तैयार रहिएगा नोटिस सर्व करने के लिए। मुरादाबाद का झूठ मुरादाबाद में घटना हुई नहीं, संबित पात्रा को नोटिस होगा कि उसने मुरादाबाद की घटना को झूठे तौर पर फैलाया। आप धमकी दीजिए, आप धमकी दे सकते हैं। एक सेकंड शोएब जमाई एक सेकंड शोएब जमाई, आपको नोटिस सर्व होगा, आप किसको करेंगे वो आपका काम है और वो बीजेपी तय करेगी। लेकिन वाकई बीजेपी आईटी सेल की तरफ से मेरे पास भी कई सारे मैसेज और ट्वीट आए हैं कि शोएब जमाई ने जो बोला है वो सिद्धांतिक रूप से गलत है और इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। दिल्ली पुलिस को भी टैग किया गया है इस पूरे विषय के अंदर कि एफआईआर तक रजिस्टर होनी चाहिए। अब ये शोएब जमाई और बीजेपी के बीच की बात है, अब आपस में वो लोग तय करें, लेकिन चैनल का इससे कोई लेना देना नहीं है कि जो कुछ शोएब जमाई ने बोला उसका हमारे चैनल से कोई लेना देना नहीं है। शोएब, मैं आपका रुख करता हूं, आप ही को मौका दे रहा हूं। मुझे मैं आपके पास भी आऊंगा, पायल जी आपके पास भी आऊंगा। शोएब, टॉपिक पर आते हैं। मैंने किसी बीजेपी नेता का नाम नहीं लिया। आपने बोला बीजेपी आईटी सेल, आपने तो बीजेपी नेता का नाम नहीं लिया, आपने तो पूरी बीजेपी का नाम लिया। आपने तो पूरी बीजेपी का नाम लिया कि बीजेपी आईटी सेल ने ये करा। हमने कहा कि ट्विटर और फेसबुक पे ये चल रहा है ना। ठीक है, जो भी आपने कहा वो आप और बीजेपी जाने। सेल ने
इरफान ठीक है, एक सेकंड साहब, मेरी आशंका है, हमने कहा कि मेरी आशंका है कि ठीक है, क्लैरिफाई कर रहे हैं संबित कौन कर रहा है, अभी आए हैं संबित एक सेकंड चल रही है, फेसबुक पे चल रही है, कई मैसेजेस में दिखा सकता हूँ। धीरे धीरे ऊंट पहाड़ के नीचे आ रहा है, अभी भी पहाड़ के नीचे पूरा नहीं आया है, बहुत धीरे चल रहा है ये ऊंट पूरा एक्सपोज हो गया है। नहीं एक्सपोज तो संबित अब ये ऊंट कह रहा है, अब ये ऊंट कह रहा है कि मेरी आशंका है, क्योंकि उन्होंने आप सुनिए जरा ऊंट की कहानी। ऊंट ने शुरू में कहा, नहीं मैं ऊंट की कहानी, ऊंट ने कहा कि बीजेपी आईटी सेल ने इरफान खान के खिलाफ भड़काया है और उसे जिहादी कहा। धीरे धीरे ऊंट कह रहा है कि मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया, ऊंट भी कह रहा है कि ये तो ऊंट की आशंका थी, ये ऊंट पहाड़ के नीचे आ रहा है, झूठा कहा, नीचे आ रहा है। घटना में फल वाले कोई ऐसा काम नहीं कर रहे थे, ये जो फेक न्यूज फैलाते हैं नोटिस में ये सब बताइएगा। हाँ आप करिए ना, किसने रोका है, आप बिल्कुल करिए कंप्लेन, मगर आप कल तैयार रहिए डिफेमेशन नोटिस के लिए जो आपने बीजेपी के लिए कहा है कि हमने इरफान खान को जिहादी कहा है, आप तैयार रहिए। अरे भाई आप मेरी जुबान को खामोश करना चाहते हैं, मैं जानता हूँ ना, जुबान को खामोश, डिफेमेशन नोटिस भेज रहे हैं, आप दीजिएगा, किसने जुबान खामोश किया, आप गाली दीजिए। शोएब जमाई, आपकी जुबान खामोश नहीं होगी, आपकी जुबान बुलंद रहेगी, लेकिन कैसी की तरह चल रही है जुबान? नहीं आपकी जुबान बिल्कुल चल रही है, लेकिन देखिए संबित और शोएब जमाई, मैंने आप दोनों को पूरा मौका दिया, इसलिए आप हमसे शिकायत नहीं कर सकते कि आप लोगों को मौका नहीं मिला, आप दोनों को मौका मिला। और पायल रोहतगी भी हमारे साथ हैं, मुजीबुर रहमान काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, सुबुई खान कुछ कहना चाह रही है। 9 मिनट, अब शोएब जमाई 4 मिनट हो गए पूरे प्रोसेस को, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट मानिए। पायल जी, जमात के लोग कुछ जमाती जो है वो हुड़दंग कर रहे हैं, नर्सों के आगे कपड़े उतारते हैं, मलमूत्र का त्याग करते हैं, उसके अलावा किसी को क्वारंटाइन करने जाते तो पुलिस को मारते हैं। अगर उन जमातियों पे कार्रवाई होती है तो वो मुसलमानों पे तो कार्रवाई नहीं है। भारत का मुसलमान तो भारत से प्यार करता है, सुबुई खान भी मुसलमान है, तो ये जमात इज इक्वल टू मुसलमान तो है नहीं। तो ये जफरुल इस्लाम को क्यों लगा जमात इज इक्वल टू मुसलमान है, और उसके बिहाफ पर वो भारत को धमकी दे रहे हैं, जिस भारत में खाते हैं, रहते हैं, सोते हैं, उस भारतवर्ष को धमकी दे रहे हैं। भारतवर्ष की महानता को उसकी कमजोरी न समझा जाए। This Zafarullah guy, whoever the person जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये शायद तबलीगी जमात के 2 ग्रुप्स को यूनाइट करना चाहते हैं। अपेरेंटली तबलीगी जमात 2 गुटों में बंट चुकी थी few years back। मोहम्मद साद इज द हेड ऑफ द निजामुद्दीन मरकज तबलीगी जमात, मगर एक दूसरा जमात है जो शूरो गुट का जमात है, जो गुजरात के सूरत और बरूच के मौलाना से एसोसिएटेड है। नाउ ये जो 2 जमातें हैं, उनमें से निजामुद्दीन मरकज के मोहम्मद साद ने लॉकडाउन का पालन नहीं किया, एंड वी सॉ व्हाट हैपेंड, दैट कि कोरोना वायरस फैला भारत के कोने कोने तक। मगर ये नया डेवलपमेंट बता रही हैं पूरी तरह से। हाँ, तो ये शूरो गुट का जो मस्जिद है अपेरेंटली इज इन दरियागंज इन दिल्ली। तो ये इंफॉर्मेशन मैं पढ़ रही थी, तो मुझे लगता है कि ये जमातियों को कनेक्ट करना एज इंटायर मुसलमान, ये एक टैक्टिक है लिबरल्स की, सेक्युलर्स की, क्योंकि उन्होंने ऐसा ही किया था रंगोली के साथ, जब रंगोली ने बोला था कि डॉक्टर अटैकर्स के ऊपर उनको सजा देनी चाहिए, तो दे मेड द डॉक्टर्स। रंगोली चंदेल कंगना रनौत की बहन, तो वो लोग जानबूझ के डॉक्टर के ऊपर जो जमाती अटैक कर रहे हैं, उनमें से सारे जमाती अटैक नहीं कर रहे, वही जमाती जो मोहम्मद साद के ग्रुप को बिलोंग करते हैं। देयर इज जो गुजरात के जमाती है और उन्होंने अपने मस्जिद बंद कर दिए थे आफ्टर लॉकडाउन। जी है, ठीक है। शोएब जमाई कुछ कहना चाह रहे हैं, मुझे मैं आपको मौका दूंगा। शोएब जमाई 30 सेकेंड, शोएब जमाई जी 30 सेकेंड आपके। पायल आप शांत रहिएगा। मैं पायल रोहतगी जी को बताना चाहूंगा कि भी जमात के लोग तो अपना प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं ताकि दूसरे जमात के लोग नहीं कर रहे प्लाज्मा डोनेट, गलत खबर है ये। देशभक्ति क्या हो सकता है इससे? जमात के लोग प्लाज्मा डोनेट नहीं कर रहे, मुसलमान प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं, वो जमाती नहीं है। ये किसने बोला आपको? वो जमाती नहीं है। नरेला में 60 जमातियों ने किया, झज्जर में 129 जमातियों ने प्लाज्मा डोनेट किया, जिससे दूसरे मरीजों को ठीक किया जा रहा है। पर सरकार के हवाले से खबर नहीं आ रही, ना हरियाणा सरकार के हवाले से, ना केंद्र सरकार के हवाले से, ना किसी और सरकार के हवाले से, कि जमाती दे रहे हैं। ये आप लोग दे रहे हैं साहब, ये सब तमाम वीडियोस मौजूद हैं।
तमाम वीडियो मौलाना साहब ने खुद अपील की थी। अरे मौलाना साहब तो खुद गायब हैं, मौलाना साहब तो खुद गायब हैं, वो तो खुद नदारद हैं पूरे प्रोसेस से। मौलाना साहब इतने बड़े हीरो हैं, सामने आ जाए। उनको क्रेडिट दे रहे थे, अब प्लाज्मा डोनेट करे हमें क्रेडिट नहीं देंगे। बीमारी अरे किस बात का क्रेडिट? ना किस बात का क्रेडिट? कोरोना कैरियर को आप कोरोना वॉरियर बना रहे हैं। ये कोरोना कैरियर है, ये जमाती सारे कोरोना कैरियर हैं। शोएब भाई, गलती से आपको भी एक सलाह दे रहा हूं, ये जमात के चक्कर में अपने घर में बुला लेना किसी को, बड़ा नुकसान कर जाएंगे ये। देखिए ये एक चल रहा है प्रोपेगेंडा कि ये जो जमाती हैं, जो कि बिल्कुल पायल जी ने सही कहा, दो तरह के हैं, और जिन जमातियों ने फैलाया है उनको कोरोना वॉरियर्स। ये तो ठीक वैसे ही है जैसे हाफिज सईद को मदर टेरेसा कहना, क्योंकि वो भी राशन वासन बांटता है। पहले डिजीज फैलाओ और उसके बाद फिर ये प्रोपेगेंडा करो राशन बांटने का कि हम देखो कितने बड़े देशभक्त हैं। ये आप कितना भी कर लो, हाफिज सईद को आप मदर टेरेसा की उपाधि नहीं दे सकते हैं। ये इस प्रकार का प्रोपेगेंडा ना करें। और मैं इनसे कहूंगा 10 जमातियों के नाम बताएं जरा, किन्होंने दिए हैं प्लाज्मा। बताइए, मुजीबुर रहमान। बिल्कुल मुसलमानों ने दिए हैं, और मुसलमान हो चाहे हिंदू हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, उनका बिल्कुल सब दे रहे हैं, कईयों ने दिए हैं और वो सेफ नहीं है, जैसा हेल्थ मिनिस्ट्री ने बोला है। अप्रिशिएशन मिलना चाहिए। मुजिब जी मुंह बंद कर दीजिए संबित पात्रा का। मुजिब जी मुंह बंद कर दीजिए संबित पात्रा का। 15 नाम बताकर, इन्होंने 10 बोले हैं, 15 बताइए कौन कौन से हैं। एक भी नहीं बोले इन्होंने। मैं बताता हूँ, सबसे पहले आदमी ने जिसने दिया तबरेज नाम था उसका, दिल्ली के आगे जिसने प्लाज्मा डोनेट किया है। आगे कहां पर रहता है वो? पहला नाम अभी चेक करते हैं, एक सेकंड। कहां पर रहता है वो? अभी मैं अपने रिपोर्टर को फोन लगाता हूँ। नाम पर ये बता रहे हैं। तबरेज कहां पर? क्वारंटाइन सेंटर कौन सा है उसका? अस्पताल कौन सा है? नेशनल इशू नहीं है, इंटरनेशनल इशू। कन्वेंशन साइन किया हुआ है, भारत ने कन्वेंशन साइन किया है, इसीलिए यूएन बनी है और यूएन के मेंबर है। तो जो भी इंटरनेशनल लॉज है वो सारे लगते हैं इंडिया के। नाम बताइए ना 15 जमातियों का जिन्होंने प्लाज्मा दिया है। तो है वो क्यों? जमातियों का नाम बताइए ना। 15 चलिए 15 नहीं आते, 10 बताइए। 10 जमातियों का नाम बताइए। संबित पात्रा का सवाल था ये, 10 जमातियों का नाम बताइए। अभी मैं पायल मैडम बोल रही थी अभी कि भाई जो है सीए कर रहे हैं, सीए के प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये बता दीजिए उनको सीए का प्रोटेस्ट करना गैर संवैधानिक है क्या? हाँ या ना में उनसे जवाब ले लीजिए। किसी भी चीज हिंदू ना आए, सिख ना आए, लेकिन ये जाके शिकायत लगाएंगे कि भारत में सैलाब आए। अधिकार दिया करना। भारतीय नागरिकता लेती है, सीए के नाम पे प्रोटेस्ट क्यों हुआ भारत के अंदर? सीए भारतीय मुसलमानों की नागरिकता नहीं लेती, तो ये बोल के भारत के मुसलमानों को रोड पे लाना एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी है। और जिन्होंने भी सीए के नाम पे प्रोटेस्ट किया है, दिल्ली को जलाया है, उनको जेलों में भरो। आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, बट आप एक गलत विचारधारा के साथ प्रोटेस्ट करके मासूम भारतीय मुसलमानों को रोड पे ला रहे हैं और उनके थ्रू दिल्ली को जला रहे हैं। ये गलत है मौलाना जी। शुक्रिया, फिलहाल इतना ही। लेकिन आज निष्कर्ष में मैं यही कहता हूं कि भारत की ताकत बहुत बड़ी है और भारतवर्ष की जो सौहार्द है उसको कमजोरी नहीं समझना चाहिए। जफरुल इस्लाम जैसे लोग शायद उसको कमजोरी समझ लेते हैं, क्योंकि बिना हिंद के तो सिंध भी नहीं होता। तो आप पूरी दुनिया की क्या बात करें।